हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोप्रिप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज 2022 पार्ट बी का बाकी का क्वेश्चन देख लेते हैं 25 से लेके 50 तक। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कह दिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपेपोड जो है ये एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, और मेरेन एनवायरनमेंट में ये क्या है कि ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। ये जो कॉपेपोड है ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाला हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बाकी का जो तीनों है, ये डायटम हो गया, नोडुलर हो गया, ये सब क्या है? ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होता है। दीज आर बेसिकली इन द algae which have the green pigments, जिसे वो यूज करके क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये जब मतलब आप बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी पढ़ोगे वहाँ पे मतलब कुछ आप एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ोगे कि एसिडिक एनवायरनमेंट में कैसा टाइप का मतलब ऑर्गेनिज्म या algae स्टेबल रह सकते हैं, बेसिक एनवायरनमेंट में कैसे रह सकते हैं। वहाँ पे जब आप पढ़ोगे तब ये सारी चीज़ों को पढ़ोगे पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि मतलब ये सारे क्वेश्चन कैसा है कि आपको थोड़ा मतलब याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, आप जैसे धीरे धीरे पढ़ोगे मतलब वो सारे एनवायरनमेंट में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म या algae वगैरह रहते, तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि उनमें से कौन सा ऑटोट्रोपिक है कौन सा हेटेरोट्रोपिक है। वहाँ से मतलब वो थोड़ा रट्टा मारना होगा। ठीक है, देन ये एक बहुत सा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ओशन। ओशन में इन तीनों का जो एबंडेंस है, ये क्या है? ये बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, इन तीनों का एबंडेंस कैसे कैसे मतलब कौन सा वाला सबसे ज़्यादा, कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, कौन सा सबसे कम मिलता है, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये कार्बोनिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, ये रिएक्शन थोड़ा बहुत आप नोट डाउन कर लीजिए। लाइक जैसे वाटर के साथ CO2 जब रिएक्ट करता है वो क्या देता है? H2CO3। ठीक है, H2CO3 इसे बोला जाता है कार्बोनिक एसिड और कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, ये क्या होता है कि ये एक वीक एसिड होता है। ठीक है, ये कभी स्टेबल नहीं रह सकता, H2CO3 के फॉर्म में कभी स्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, इसलिए ये डिसोसिएट होकर क्या देगा? HCO3 माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो H2CO3 फॉर्म होता है मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो ओशन वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 फॉर्म करता है, वो H2CO3 एक वीक एसिड होता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेबल नहीं है। ये क्या करता है कि अपना एक हाइड्रोजन लूज करता है एंड H2CO3 फॉर्म करता है। ठीक है, सो H2CO3 के कंपैरिजन में HCO3 माइनस स्टेबल है। ठीक है, देन HCO3 माइनस क्या करता है? क्या करता है कि H प्लस आयन और एक H प्लस आयन मतलब प्रोड्यूस करता है, देन CO3 2 माइनस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ें याद रखना है कि जो H2CO3 से HCO3 माइनस होगा वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, पर HCO3 माइनस से CO3 2 माइनस इजीली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से ही डेफिशिएंट है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन को डेफिशिएंट करने के लिए और एक हाइड्रोजन को वहां से निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? H2CO3 वीक एसिड है, इसलिए ये कन्वर्ट हो गया HCO3 माइनस से। ठीक है, और ये जो HCO3 माइनस से CO3 2 माइनस कब होगा? जब ओशन का अल्कलिनिटी सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, वो क्या करेगा? और एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा एंड CO3 2 माइनस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में HCO3 माइनस मिलेगा, देन CO3 2 माइनस, देन H2CO3। क्योंकि H2CO3 एक वीक एसिड होता है, वो स्टेबल नहीं रह सकता है। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा HCO3 माइनस से। ठीक है, तो HCO3 माइनस जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, देन CO3 2 माइनस, देन H2CO3। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। ठीक है, देन क्या है? रेडफील्ड रेशियो रेफर्स टू द डेस। रेडफील्ड रेशियो बेसिकली क्या होता है कि मीन मोलर रेशियो ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? पहले ये रेडफील्ड रेशियो जो है इसका रेशियो मैं लिख देता हूँ। कार्बन इस टू नाइट्रोजन इस टू फास्फोरस कितना है? 106:6:1। ठीक है, ये थोड़ा आप चेक कर ले, 6:1। ठीक है, ये थोड़ा आप बुक से चेक
कर सकते हो। एग्जैक्ट कहीं कहीं पे 1:1:6 दिया गया रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक मतलब रेडफील्ड रेशियो बेसिकली क्या करता है कि एक ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होने के लिए ये जो तीनों न्यूट्रेंट है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये तीनों न्यूट्रेंट का जो प्रोपोर्शन है इसी रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि कार्बन नाइट्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में है पर उसी रेशियो में फास्फोरस नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा एंड प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होने के लिए ये तीनों रेशियो इस ये जो कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस का रेशियो ये इस रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। ये किस मतलब नंबर ऑफ एटम के रेस्पेक्ट में बोल सकते हो कि कार्बन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज 106, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 6, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस इज 1, ठीक है। इस रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। इसे बोला जाता है रेडफील्ड रेशियो, ठीक है। इनमें से कोई लेट सपोज कार्बन एंड फास्फोरस 106:1 रेशियो में है, पर जो नाइट्रोजन है वो थोड़ा कम है, या तो इसलिए क्या होगा कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेस इज ए मेसोपेलाजिक फिशेस। पहले तो मेसोपेलाजिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो मतलब पेलाजिक ओशन को डिवाइड किया जाता है, एपीपेलाजिक अपर सरफेस ओशन को, देन मेसोपेलाजिक, देन बाथीपेलाजिक, देन अबासिपेलाजिक ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये भी एक डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी में पढ़ने को मिलेगा कि जो ये वाला जो फिश है वो हमें मेसोपेलाजिक में मिलता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो एपीपेलाजिक में जो ऑर्गेनिज्म वगैरह मिलते हैं वो थोड़ा मतलब हाई एनर्जी कंडीशन को सरवाइव करते होंगे, या उनका जो मतलब स्टेट ऑफ लिविंग है वो हार्श होने पर भी चलेगा, लाइक हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच में वो मतलब रह सकते हैं, ठीक है। पर जब नीचे नीचे जाएंगे तो वो जो फिशेस हो गया या कोई भी मेरेन ऑर्गेनिज्म हो गया, उनका कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा चेंज होता रहता है, ठीक है। पूरा डेप्थ में जिन्हें रहता है, पूरा डेप्थ में क्या बायोपेलाजिक में क्या होता है, पूरा अंधेरा रहता है, वहाँ पे वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँचता है। तो इसलिए वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका मतलब वो अंधे रहते हैं, ठीक है। उनका आँख नहीं होता है, क्योंकि उनका आँख का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो जो उनका सेंसस ऑर्गेनिज्म कुछ और होता है, पर वो आँख का यूज़ नहीं करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मेराइन एनवायरनमेंट वुड हैव स्लोएस्ट रेट ऑफ रिकवरी फ्रॉम ए लार्जेस्ट ऑयल स्पिल, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ऑयल स्पिल होता है क्या है। तो पहले जो ये ऑयल स्पिल का मतलब क्या है, जो लाइक जहाँ पे ओशन शिप्स वगैरह में ऑयल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जब वो ओशन में डिस्चार्ज हो जाता है कोई मतलब कोई भी रीजन के वजह से, उसे ही ऑयल स्पिल बोला जाता है, ठीक है। तो जो ऑयल स्पिल होता है वो कोल्ड एनवायरनमेंट एंड विथ लिटिल वेव एक्शन में क्या होता है कि उसका रिकवरी स्लो होता है, ठीक है। रिकवरी क्यों स्लो होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर जो होता है वो स्लो डाउन कर देता है नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल को, ठीक है। वो नेचुरली वो जो डिग्रेड होके कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे कोई सब्सटेंसेस में, वो हॉट एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है। कोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं होता है, ठीक है। देन लिमिटेड वेव एक्शन क्या बोलता है कि लिमिटेड वेव एक्शन रिड्यूसेस द मिक्सिंग ऑफ वाटर व्हिच कैन हेल्प डिस्पर्स एंड डाइल्यूट द ऑयल, ठीक है। लिमिटेड वेव एक्शन क्या करता है कि जो हमारा ऑयल को डिस्पर्स कर देता है, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वाटर में डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है, रेदर देन डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट फॉर्म करता है। देन रिड्यूसेस सनलाइट इज आल्सो affect the oil spill because less sunlight can hinder the growth of oil degradation bacteria, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो ऑयल को डिग्रेड करके दूसरे सब्सटेंसेस में, दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि जो इकोसिस्टम, मेरेन इकोसिस्टम के ऊपर इतना हार्श कंडीशन नहीं आता, ठीक है। पर इन केस ऑफ रिड्यूसेस सनलाइट क्या करते हैं, वो जो ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया होते हैं वो फॉर्म नहीं होते, ठीक है। सो दीज आर
मतलब कुछ रीजन होगा जिसके वजह से कि जो रिकवरी होता है वो स्लो होता है इन केस ऑफ मेराइन एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द ऑयल स्पिल, ठीक है। एंड उसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे साइक्लोनिक गायर, एंटी साइक्लोनिक गायर, हायर प्रोडक्टिव वेव वाटर, उसमें सबसे फास्ट रिकवरी क्यों होता है? क्योंकि साइक्लोनिक रीजन और एंटी साइक्लोनिक रीजन दीज आर क्या होता है, रोटेटिंग ओशन करंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पोटेंशियली टू स्प्रेडिंग ऑफ द रिकवरी, ठीक है। देन हाई प्रोडक्टिव वाटर क्या करता है कि दीज आर ऑफन हाई प्रोडक्टिव वाटर मीन्स वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है। उनको ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है। तो उन्हीं में से कुछ ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑयल को डिसइंटीग्रेट करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ओशन बैथोमेट्री, ठीक है। ये जो जियोसैट है, तो ये तीनों, ये सारे सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। ये जो जियोसैट है वो क्या है, यूएस नेवी के नेविगेशन के लिए बनाया गया था। वो किस लिए डिजाइन किया गया था, दिस इज फॉर द मेजरिंग ऑफ सी हाइट, ठीक है। ये सी हाइट को मेजर करने के लिए बनाया गया था, ये भी सी हाइट को मेजर करने के लिए बनाया गया था यूरोपियन स्पेस सैटेलाइट एजेंसी के द्वारा, ठीक है। देन ये भी मतलब एक जो वेव हाइट को मेजरमेंट करने के लिए बनाया गया था। कौन से फ्रेंचाइजी के द्वारा, यूएस फ्रेंच मिशन, मतलब जो यूएस स्पेस एजेंसी एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी के टाई अप में ये जो सैटेलाइट है टॉपिक्स ये बनाया गया था, ठीक है। पर जो कोस्टल जोन कलर स्कैनर वो क्या होता है, वो बेसिकली designed to measure the ocean color, ठीक है, which is primarily related to the presence of phytoplankton and other marine life, ठीक है। जो जहाँ पे लाइक मेरेन ऑर्गेनिजम्स का एबंडेंस है या फाइटोप्लैंक्टन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का एबंडेंस है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप का वेवलेंथ को वो ऑब्जर्व करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो उसी बेसिस में क्या करता है कि जो कलर जोन कलर स्कैनर, कोस्टल जोन कलर स्कैनर होता है, वो क्या करता है कि डिवाइड करता है कि मतलब कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है या कहाँ पे ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन प्रेजेंट है और कहाँ पे कम फाइटोप्लैंक्टन प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो सैटेलाइट है ये इनडायरेक्टली ओशन डेप्थ को ही बताता है, पर उसका डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है, ओशन बैथोमेट्री के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोस्टल जोन कलर स्कैनर जो होता है उस वो कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता ओशन बैथोमेट्री के रेस्पेक्ट में, ठीक है। देन क्या है, द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज करेंटली माइग्रेटिंग फ्रॉम कनाडा टुवर्ड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन बिलो, ठीक है। पहले तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता क्या है ये समझो, ठीक है। एक होता है जियोग्राफिक पोल, एक होता है जियोमैग्नेटिक पोल, एक होता है मैग्नेटिक पोल, ठीक है। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ का जो टिल्टिंग एक्सिस है वो जहाँ पे पंक्चर करता है सरफेसेस में, वो रीजन्स होगा ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ कहाँ पे है, जहाँ पे जो हमारा अर्थ इज एक लाइक ए बार मैग्नेट, ठीक है। दैट इमेजिनरी बार मैग्नेट जहाँ पे पंक्चर करता है सरफेसेस को, इमेजिनरी पंक्चर करता है, वहाँ पे क्या होता है कि जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। देन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या होता है, देखो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली आउटर कोर की वजह से फॉर्म होता है। 95% हमारा 90 to 95% जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ड्यू टू द आउटर कोर, पर जो बाकी का 5 to 10% जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे रीजन की वजह से फॉर्म होता है, लाइक कॉस्मिक रे एबंडेंस हो गई, या जो अर्थ के जो आयोनोस्फीयर में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, या कोई सॉलिड मैग्नेटिक रॉक के वजह से हो गया, वो सब मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। उसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वो दोनों डिफरेंट होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बेसिकली क्या होता है,
जहाँ पे मैग्नेटिक बायर मैग्नेट जो है वो वर्टिकली रहता है, ठीक है। जहाँ पे बायर मैग्नेट वर्टिकली रहेगा उसी पॉइंट को हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। और जहाँ पे बायर मैग्नेट पंक्चर करेगा वो हो गया जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। वो दोनों आसपास होता है, जियोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वो दोनों आसपास होता है, पर एक ही पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो जो मैग्नेटिक पोल है वो माइग्रेट करता रहता है ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कनाडा से इन नियर फ्यूचर क्या होता है, क्या हुआ है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो कनाडा से साइबेरिया तक शिफ्ट हो गया है, ठीक है, ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि जो जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हमारा कनाडा में था 1990 में, 1900 में, देन 1940 में, यहाँ पे 1980 में, यहाँ पे 2010 में, यहाँ पे 2020 में, यहाँ पे ये क्या है, ये साइबेरियन रीजन को शिफ्ट हो गया, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, 1900 ईयर में इस पॉइंट पे जो बार मैग्नेट, हमारा जो बार मैग्नेट है वो वर्टिकली रहता है, मतलब रहता था। देन यहाँ पे देन यहाँ पे ऐसे करके वो कनाडा से साइबेरिया तक शिफ्ट हो गया, ठीक है। देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंसेस द लैटेंट हीट फ्लक्स एट द एयर सी इंटरफेस, ठीक है। बेसिकली जो लैटेंट हीट फ्लक्स होता क्या है कि लैटेंट हीट बेसिकली जो वाटर का स्टेट चेंज को वो रिप्रेजेंट करता है। लाइक अगर हम बोलते हैं कि जो वाटर आइस से कन्वर्ट होता है लिक्विड वाटर, देन वेपर वाटर, जो रिक्वायर मतलब आइस से वाटर तक कन्वर्ट होने के लिए, वाटर से वाटर वेपर तक कन्वर्ट होने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसे ही बोला जाता है लैटेंट हीट, ठीक है। लैटेंट हीट फ्लक्स क्या होता है कि जो मतलब कंडेंसेशन सरफेसेस से जो कंडेंसेशन होके क्लाउड फॉर्म करता है या वाटर वेपर फॉर्म करता है उसे ही लैटेंट हीट फ्लक्स एट एआरसी इंटरफेस बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंसेस द लैटेंट हीट फ्लक्स, ठीक है। बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लैटेंट हीट फ्लक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है, ठीक है। वट एवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट वुड बी, दैट डजंट मैटर इन फॉर द स्टेट चेंज ऑफ ए मैटर, ठीक है। पर विंड स्पीड मैटर करता है एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेपोरेशन मैटर करता है। कैसे करते हैं ऐसा मतलब देखते हैं। इवेपोरेशन बेसिकली क्या होता है कि जो लिक्विड वाटर गैसेस वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो लैटेंट हीट फ्लक्स हो गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी एक इफेक्ट डालता है, क्योंकि अगर मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया तो वो जो क्लाउड या एयर पार्सल सेचुरेट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो गैसेस वाटर है वो कंडेंस होके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर विंड स्पीड की बात करें तो हायर द विंड स्पीड लोअर द इवेपोरेशन, लोअर द लैटेंट हीट फ्लक्स, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो ऐसे मतलब जो विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, जो हीट फ्लक्स चाहे मतलब हीट फ्लक्स नीडेड है वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या कहेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों बेसिकली ये तीनों ऑप्शन वाटर वेपर मतलब लैटेंट हीट फ्लक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ उस लैटेंट हीट फ्लक्स का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलेटेड टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली क्या बोलता है कि बेसिकली वो उसका एक स्टेटमेंट क्या है कि डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस होता है एट ए गिवन हॉरिजॉन्टल लेवल लीड्स टू ए वर्टिकल वेलोसिटी। वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लाइक यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है, अपर एटमोसफेयर में हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे लो प्रेशर है, अगर यहाँ कहाँ पे हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक विंड फ्लो होगा, ठीक है। और यहाँ पे हाई प्रेशर तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ठीक है। ये लोअर एटमॉस्फेयर का बात कर रहा हूँ, ये अपर एटमॉस्फेयर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल में अगर विंड फ्लो हो रहा है कहीं ना कहीं, उसे बैलेंस आउट करने के लिए वर्टिकल मूवमेंट में मतलब विंड फ्लो
हो रहा होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, ऐसे सर्कुलर मूवमेंट दिखा रहा होगा। तो ये जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड होता है वो बेसिकली बैलेंस आउट करता है इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड फ्लो को, ठीक है। बेसिकली ये जो कंजर्वेशन वाला पार्ट है वो ही कंटिन्यूटी इक्वेशन बताता है, ठीक है। देन कहते हैं सिलेक्ट द करेक्ट group of forces which are primarily considered in the derivation of the Ekman spiral in the upper ocean। बेसिक सा क्वेश्चन है, एकमन स्पायरल के लिए क्या क्या नीडेड है? विंड स्ट्रेस नीडेड है, कोरियोलिस फोर्स एंड फ्रिक्शन, ठीक है। ये तीनों फोर्सेस का बैलेंस की वजह से हमारा एकमन स्पायरल क्रिएट होता है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। और प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में ऐसे क्वेश्चन मैंने इमेज के साथ डिस्कशन किया है, ठीक है। देन कहते हैं फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन वेव सरफेस टेंशन इज द प्रिंसिपल रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। पहले तो वेव का जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो क्या होता है वो समझो, ठीक है। बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स एक टाइप का फोर्स होता है जो कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है वेव का। कहने का मतलब ये कि लाइक विंड के वजह से एक वेव ऐसे क्रिएट हुआ, ठीक है। मतलब हाई क्या बोलते हैं इसे, क्रेस्ट उसका सबसे ऊपर है तो हाई क्रेस्ट वाला मतलब वेव फॉर्म हुआ। तो ग्रेविटी के वजह से ये क्या करेगा, नीचे आएगा, क्योंकि एक सर्टेन इक्विलिब्रियम लेवल तक वो आना चाहिएगा, ठीक है। तो इस वेव को बैलेंस आउट करने के लिए ग्रेविटी क्या करेगा, ऐसे एक डीपर थ्रो बनाएगा, ठीक है। क्रेस्ट अगर हाइट ज़्यादा है तो जो थ्रो है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसा करके वो एक इक्विलिब्रियम लेवल को मेंटेन करे, ठीक है। वो जो सरफेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो भी फोर्सेस लगता है उसे ही रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली टू टाइप का रिस्टोरिंग फोर्स होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक होता है क्या होता है, एक होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। ये दोनों बेसिक सा फोर्स है जो कि रिस्टोरिंग ऑफ वेव का रिस्टोरिंग के लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल है। तो ग्रेविटी वेव बेसिकली हायर वेव लेंथ या लार्ज वेव के लिए एप्लीकेबल है एंड जो सरफेस टेंशन है वो स्मॉल वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इंटरनल वेव हो गया, सुनामी हो गया, स्टैंडिंग वेव हो गया, इनका वेव हाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इनको रिस्टोर करने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत है, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव is the responsible for the restoring force in case of internal wave, tsunami wave, standing wave, ठीक है। ये तीनों वेव कैसे फॉर्म होता है आपको ये पता होना चाहिए। थोड़ा आप देख सकते हैं गूगल करके, लाइक स्टैंडिंग वेव कैसे फॉर्म होता है, सुनामी वेव कैसे फॉर्म होता है, इंटरनल वेव कैसे फॉर्म होता है। देन आ गया कैपिलरी वेव। कैपिलरी वेव क्या है, उसका जो वेवलेंथ है बहुत कम है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके है। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए सरफेस टेंशन काम में आता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कैपिलरी वेव के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बेसिकली सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। देन ये बेसिक सा क्वेश्चन है, रिवर डिस्चार्ज इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग कर्व। आपको पता है रेटिंग कर्व जो है जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में हम क्या लगते हैं, एक वाटर स्टेज एंड एक वाटर डिस्चार्ज को हम रखते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली रिवर डिस्चार्ज को इंडिकेट करता है, ठीक है। देन कहते हैं द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ओवर द थर्ड डेजर्ट रीजन। क्यों? डेजर्ट रीजन में क्या होता है कि जो एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एक मतलब ड्राई कंडीशन फॉर्म होता है। लाइक वहाँ पे अगर एक साल में अगर हम देखेंगे कुछ मंथ में अगर ज़्यादा बारिश हो रहा है तो बाकी का मंथ पूरा सूखा पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा डेजर्ट रीजन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी सारे आसाम वैली हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हो गया, उसमें क्या हो गया कि एक इक्विलिब्रियम सा देखने को मिलता है। लाइक साल में जो एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, वो आसपास ही रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। लिटोरल ड्रिफ्ट इज द वॉल्यूम और मास ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट बाय डेज। लिटोरल वेव जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये लॉन्गसर करंट है, ये लॉन्गसर ड्रिफ्ट है, ठीक है। ये लॉन्गसर ड्रिफ्ट को ही लिटोरल ड्रिफ्ट बोला जाता है, लॉन्गसर ड्रिफ्ट का ही एक दूसरा नाम है, ठीक है। लॉन्गसर ड्रिफ्ट का मतलब क्या है या लिटोरल ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, जो
लॉन्ग करंट के डायरेक्शन में सेडिमेंट का मूवमेंट होना, ठीक है। वो क्यों होता है? ड्यू टू द श्वास एंड बेक श्वास, ठीक है। एक होता है श्वास बेक श्वास, एक होता है लॉन्गशोर करंट। ये तीनों ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द लॉन्गशोर ड्रिफ्ट और लिटोरल ड्रिफ्ट, ठीक है। लिटोरल ड्रिफ्ट का सेडिमेंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। करंट में जो वाटर करंट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, श्वास एंड बेक श्वास क्या होता है? श्वास मतलब एक एंगल से वेव अप्रोच करता है बीच को, देन दूसरे एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, ऐसे करके। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? ये वाला है। मतलब जो हमारा लॉन्गसर करंट ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में जो सेडिमेंट है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। उसे बोला जाता है बीच ड्रिफ्ट। मतलब लॉन्ग मतलब क्या बोलते हैं उसे? लिटोरल ड्रिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन के हिसाब से लॉन्गसर करंट एंड श्वास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लिटोरल ड्रिफ्ट। देन क्या है? ए ड्रेनेज सिस्टम which has maintained its general direction across an area of localized or regional uplift is known as DASH. दिस इज बेसिकली एंटीसीडेंट ड्रेनेज। आपको पता होना चाहिए कि लाइक ये तो पहले का सिचुएशन है, तो जहाँ पे ये अपलिफ्ट हो रहा है, और अपलिफ्ट होने के बाद ये जो रिवर है ये अपलिफ्टेड रीजन को कट करके अपना पाथ बना रहा है, ठीक है। बेसिकली एंटीसीडेंट रीजन क्या होता है कि अपने सामने जो भी मतलब ऑब्स्ट्रक्ल वगैरह आता है उसको क्या करता है? इरोड करके आगे निकल जाता है, ठीक है। उसका जो एनर्जी ऑफ द रिवर एनर्जी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। देन बाकी का ड्रेनेज पैटर्न भी आप थोड़ा गूगल करके उसका इमेज देख सकते हो कि अनुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ट्रंकेटेड ऑफसेट ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ठीक है। ऑफसेट ड्रेनेज पैटर्न बेसिकली क्या होता है कि जो ऑब्स्टेकल को पार नहीं कर पाता, ठीक है। ऑब्स्टेकल की वजह से अपना डायरेक्शन चेंज करता है, लाइक दैट। देन कहते हैं इन आइसोबैरिक और डायबिटिक प्रोसेस द टेम्परेचर इज अटेन्ड इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस व्हेन वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ एयर इज कंडेंस इज कॉल्ड एज। दिस इज नॉन एज इक्विवेलेंट टेम्परेचर, ठीक है। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है इक्विवेलेंट टेम्परेचर का, डेफिनेशन ही ये वाला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देन कहते हैं द कंसेंट्रेशन ऑफ द ट्रेस गैसेस बाय वॉल्यूम इन लोअर ट्रोपोस्फियर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ट्रेस गैसेस में से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, देन मीथेन, देन नाइट्रस ऑक्साइड, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ट्रेस गैसेस का बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेस गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है। देन कहते हैं which one of the statement about satellite in geostationary orbit is incorrect? पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, दे ऑर्बिट एट ए हाइट which is 5.6 टाइम द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6371 किलोमीटर, ठीक है। तो जो हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो 3500 से 40 मतलब 35,000 से 40,000 किलोमीटर ऊपर हमें देखने को मिलता है। उनका जो ऑर्बिट बेसिकली रहता है वो क्या होता है? वो 5 to 6 टाइम हायर होता है देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। देन इसमें क्या रहता है? मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन द अर्थ रोटेशन। ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो अर्थ जहाँ जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है, अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है वो सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। देन कहते हैं दे कंप्लीट ए सिंगल ऑर्बिट इन वन सिडेरल डे। ये सही है। देन ये कुछ एग्जांपल्स ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। देन कहते हैं इन द ICAO स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर द लैप्स रेट इन द इन 11 to 20 किलोमीटर लेयर इज डेज। 11 to 20 किलोमीटर लेयर में बेसिकली हमें ट्रोपोपॉज देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ट्रोपोपॉज में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड होता है वो जीरो होता है, ठीक है। ट्रोपोपॉज वो आइसोथर्मल रीजन होता है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता है, टेम्परेचर का कोई चेंजेस ही नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जीरो। The season on Earth occur primarily because of the tilt of the Earth axis of rotation. और जो हमारा सीजन से वो क्यों होता है? ड्यू टू द टिल्टिंग ऑफ अर्थ एक्सिस, ठीक है। ऐसे टिल्ट होकर रहता है हमारा अर्थ एक्सिस, ठीक है। ये सन है, ठीक है। अगर टिल्ट नहीं होगा तो उसका एक्सिस कैसा होगा? ऐसा होगा, ये सन होगा, ठीक है।
तो उसमें क्या होगा, कोई सन जो मतलब अ, हमारा जो क्या होगा, जो टेम्परेचर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट रेडिएशन आएगा, तो एक ही सीजन हमें देखने को मिलेगा। अगर एक्सिस अगर यहाँ पे टिल्ट हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल में अगर ये एक्सिस सन के तरफ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है। अगर ये एक्सिस मतलब ऐसे करके सन से दूर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होने का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर है, ठीक है। तो इस एक्सिस के वजह से क्या होता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सीजन देखने को मिलता है, ठीक है। टिल्टिंग एक्सिस की वजह से, अगर एक्सिस टिल्ट नहीं होगा तो हमें कोई सीजन देखने को नहीं मिलेगा। Which one of the following is a diabetic process? Diabetic is opposite of adiabatic, ठीक है। एडियाबेटिक में क्या होता है कि एयर पार्सल एंड सराउंडिंग के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है, पर डायबिटिक प्रोसेस में क्या होता है, सराउंडिंग एंड एयर पार्सल के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है। और उसका एग्जांपल है रेडिएशनल हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है। रेडिएशनल हीटिंग एंड कूलिंग जो होता है बेसिकली डायबिटिक प्रोसेस होता है। देन कहते हैं रॉस्बी नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू कोरिलेस फोर्स। ये क्वेश्चन 5-6 बार आ चुका है, ये आपको रट्टा मारना है कि रॉस्बी नंबर जो है दिस इज द रेशियो बिटवीन इनर्शियल फोर्स एंड कोरिलेस फोर्स, ठीक है। The rate of change of relative circulation following the motion for a barotropic atmosphere cannot change due to the change in zonal location। क्यों? बायोट्रोपिक एटमोसफेयर बेसिकली क्या होता है, जब डेंसिटी ऑफ एयर पार्सल इज डिपेंड ओनली ऑन प्रेशर नॉट टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर के ऊपर अगर डिपेंड करेगा, लाइक मेरिडियनल, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। सॉरी, ये हमारा अर्थ है। ये सब जो क्या है वो, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ठीक है। तो जो प्रेशर डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब एक लॉन्गिट्यूड में अगर हम यहाँ जाएंगे धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। पर एक लैटिट्यूड में अगर हम रहेंगे तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट प्रेशर देखने को मिलेगा तो कोई मतलब बायोट्रोपिक जो एटमॉस्फेयर का कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि बायोट्रोपिक एटमॉस्फेयर इज द phenomenon which is contributed by the pressure not temperature, ठीक है। सो यहाँ पे जोनल लोकेशन अगर चेंज होगा तो बायोट्रोपिक एटमॉस्फेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर उसी हिसाब से अगर मेरिडियनल लोकेशन चेंज होता है तो क्या होगा, प्रेशर का चेंजेस होगा, बायोट्रोपिक एटमॉस्फेयर भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। देन कहते हैं द टाइम इंटरवल बिटवीन कंसेक्यूटिव स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड इज 7 डेज। ये कैसे समझते हैं इस पिक्चर से, ठीक है। बेसिकली ये जो स्प्रिंग टाइड का कंडीशन है, ये नीप टाइड का कंडीशन है, ठीक है। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, सबसे जो टाइडल वेव का जो हाइट सबसे ज्यादा होता है, नीप टाइड में थोड़ा कम रहता है इन कंपैरिजन टू स्प्रिंग टाइड, ठीक है। इसका जैसे फॉर्मुलेशन होता है कैसे, सन मून और अर्थ, या सन अर्थ एंड मून एक मतलब लाइन में रहता है, उस हिसाब से ये स्प्रिंग टाइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो मून का मोमेंट यहाँ से यहाँ तक होगा तब जाके नीप टाइड होगा। तो यहाँ से यहाँ तक होने के लिए, यहाँ से यहाँ तक होने के लिए, यहाँ से यहाँ तक होने के लिए मून को कितना टाइम लगता है, 7 डेज लगता है, 7 डेज समथिंग आवर लगता है, ठीक है। क्योंकि जो मून का फुल रोटेशन होता है वो 29 डेज होता है, 29 डेज 0.5 डेज ऐसा करके समथिंग होता है, ठीक है। तो एवरी 7 डेज में वो 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है। देन 90 डिग्री नेक्स्ट 7 डेज में, देन 90 डिग्री नेक्स्ट 7 डेज में, देन 90 डिग्री नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। तो एक कंजिक्यूटिव स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड होने के लिए हमें 7 डेज लगता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर है 7 डेज। देन कहते हैं द कॉन ऑफ डिप्रेशन इन ग्राउंड वाटर फॉर्म्स इन द फ्रेश वाटर ऑफ ए फास्ट पंप टू फ्लो वेल, ठीक है। कॉन ऑफ डिप्रेशन कैसे फॉर्म होता है इस इमेज से हम समझते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड वाटर लेवल है, ठीक है। यहाँ पे पंपिंग, वाटर का पंपिंग हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वाटर का डेफिशिएंट हो रहा है तो उसी रीजन को फिलअप करने के लिए आसपास के रीजन से पानी यहाँ तक फ्लो करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे कॉन ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है, डिप्रेशन फॉर्म होता है, उसे बोला जाता है कॉन ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और हाइड्रोलॉजी में आप पढ़ोगे ये कॉन ऑफ डिप्रेशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है, लाइक ये डिपेंड करता है कि जो एक्वीफर का परमिएबिलिटी कैसा है, पोरोसिटी कैसा है, या जो पंपिंग हो रहा है वो फास्ट रैपिड पंपिंग हो रहा है या स्लो पंपिंग हो रहा है, उस सब चीज़ों से ये कॉन ऑफ डिप्रेशन कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सी शुरू करेंगे। ठीक है।